नमस्कार साथियों, सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अपन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे असेसमेंट ऑफ G&D, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अपन ने इसको 3 भागों में बांटा। ठीक है, पहला भाग फिजिकल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और दूसरा भाग था अपना जनरल असेसमेंट ऑफ G&D, और तीसरा भाग अपना सिस्टेमेटिक असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अपन ने ये तो कंप्लीट कर लिया, फिजिकल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फिजिकल असेसमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट इज कौन सी क्लासेस हैं जो अपन ने प्रीवियस में फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर डिस्कस किया, वही फिजिकल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, जो बेबी 9 मंथ अपने इंट्रा यूटेराइन एज को पूरा करके एक्स्ट्रा यूटेराइन के एनवायरनमेंट में आए हैं, तो 9 माह तक उसके जो गर्भ में जो विकास हुआ है वो नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ, वो अपन ने असेसमेंट में अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर अपन पढ़ रहे थे जनरल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जनरल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जनरल असेसमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या है? हाइट, वेट, हेड circumference, chest circumference, और MUAC, मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, और ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, यहां तक अपन ने जनरल असेसमेंट डिस्कस कर लिए हैं। हाइट के बारे में डिस्कस कर लिया अपन ने, वेट के बारे में डिस्कस कर लिया अपन ने, हेड सर्कम्फ्रेंस, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस के बारे में डिस्कस कर लिया अपन ने, MUAC के बारे में अपन डिस्कस कर लिया। ठीक है, और ग्रोथ पैटर्न के बारे में अपन डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज की क्लास में अपन क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बॉडी बिल्ड्स और BMI। ठीक है, आज की क्लास में अपन ये दो जो जनरल असेसमेंट है ये अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बॉडी ऑफ बिल्ड। ठीक है, बॉडी ऑफ बिल्ड है ना, इसको अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड, मिजोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड, और एंडोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड है ना। बॉडी को अगर अपन आसान भाषा में, सरल भाषा में अगर समझने का प्रयास करें ना, बिल्ड का मतलब क्या होता है ना, एक इमारत या बिल्डिंग या जो मतलब शरीर की जो बनावट है, आकार आकृति, मतलब वो कैसा बिल्ड हुआ है, वो अपन बॉडी ऑफ बिल्ड में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एक्टोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड में क्या होता है, इसमें जो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो बेबी है, उसकी जो पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी वो होती है लाइनियर, है ना। लाइनियर इन द सेंस, अगर आप अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें तो उसका मतलब होता है सिंगल हड्डी या सिंगल पर्सनैलिटी का व्यक्ति, मतलब दुबला पतला होगा। ठीक है, और अगर व्यक्ति
दुबला पतला होगा तो क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स और बोन। ठीक है, अगर व्यक्ति दुबला पतला होगा तो लेस अमाउंट, उसमें जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उनका अमाउंट कम होगा। ठीक है, मसल्स का अमाउंट कम होगा। ठीक है, बोन का अमाउंट कम होगा। ठीक है, और व्यक्ति अगर दुबला पतला है तो उसके अंदर जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो कब आएंगे, 17 से 18 साल में। ठीक है, और मैनर्स भी उसमें कब आएंगे, लेट आएंगे, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसमें जो दुबला पतला व्यक्ति होगा जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ टिश्यू, मसल्स और बोन होंगे, उसमें मैनर्स भी लेट आएंगे, लेट मैनर्स, लेट मैनर्स डेवलप। ठीक है, तो क्या समझे इससे, एक्टोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड मतलब पर्सनालिटी जो क्या होगी, लीनियर होगी, दुबला पतला होगा, सिंगल हड्डी का होगा, सिंगल पर्सनालिटी का होगा। ठीक है, और अगर दुबला पतला होगा तो जाहिर है उसके सही में मसल्स भी कम होंगे, है ना, मसल्स कम होंगे, टिश्यू कम होंगे। ठीक है, बोन का जो साइज शेप है वो भी छोटा होगा। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कब होंगे, लेट आएंगे। जो जेनेटल ऑर्गन है उनका भी डेवलपमेंट जो ग्रो है वो भी लेट होगा, अगर पर्सनैलिटी लाइनर या एक्टोपिक मोरबिक बॉडी बिल्ड होगी तो। ठीक है, और उसमें जो मैनर्स हैं, है ना, मैनर्स आप हमेशा ये ध्यान रखना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के साथ इंडिविजुअल या जो व्यक्ति है उसके अंदर डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लेट डेवलपमेंट होंगे तो मैनर्स भी उसमें लेट आएंगे। ठीक है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं मीजोमोर्फिक बॉडी बिल्ड्स। ठीक है, यह कंडीशन क्या है, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन है ये। ठीक है, किसको लेके, बॉडी को लेके। ठीक है, और अगर व्यक्ति, बच्चा, चाइल्ड, है ना, अगर वो नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल है तो क्या होगा, उस बॉडी के अंदर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू हैं, जो मसल्स हैं और जो बोन है वो भी क्या होंगे, इनफ मात्रा में होंगे, पर्याप्त मात्रा में होंगे, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे, जितना चाहिए उतने होंगे। ठीक है, ये अगर इनफ मात्रा में होंगे तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी टाइम पर आएंगे और मैनर्स भी उसके टाइम पर डेवलप होंगे। ठीक है, अपन नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं, मीजोमॉर्फिक होता है जो होती है नॉर्मल बॉडी कंडीशन होती है ना। अगर इसमें क्या होगा, ना व्यक्ति दुबला पतला होगा और ना मोटा होगा। ठीक है, नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा तो उसके शरीर के अंदर टिश्यू, मसल्स और बोन साइज शेप भी नॉर्मल होंगे। ठीक है, यह सब नॉर्मल होंगे तो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी नॉर्मल होंगे और वो भी टाइम पर डेवलप्ड होंगे, प्यूबर्टी एज पे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, लेट नहीं होंगे। और ये अगर टाइम पर करेक्टर जो होते हैं, सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो जो टाइम पर डेवलप हो रहे हैं तो उसके अंदर मैनर्स भी टाइम पर आएंगे। ठीक है, एक इंडिविजुअल, एक पर्सनैलिटी की जो मैनर्स हैं वो डिपेंड करते हैं उसके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं एंडोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, अपने एक्टो में पढ़ा कि सिंगल लाइनर होगा। ठीक है, और मीजो में पढ़ा अपने नॉर्मल, और एंडो में क्या होगा, हैवी वेट। ठीक है, इसका मतलब जो पर्सनैलिटी है, जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो क्या होगा, फैटी होगा। ठीक है, जो उसका जो शरीर का जो आकार है वो होगा, बड़ा होगा, है ना। अगर शरीर का आकार बड़ा है तो क्या होगा, मोर अमाउंट
उसमें तो था लेस अमाउंट और इसमें हो गया मोर अमाउंट। मोर अमाउंट किसका होगा? सब क्यूटिनियस टिश्यू और मसल्स। और अब यहाँ पर बोन तो आएगा नहीं, बोन का कोई मोर अमाउंट होता नहीं है, तो अपन यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं फैट। फैट होगा मोर अमाउंट। ठीक है, अगर ये समय से पहले अगर इंडिविजुअल के अंदर ज़्यादा है तो क्या होगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी जल्दी डेवलप होंगे। ठीक है, अगर मोर अमाउंट ऑफ टिश्यू मसल्स फैट ये ज़्यादा हैं तो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो ऑर्गन होते हैं वो भी ज़्यादा होंगे, और वो अगर होंगे तो ये करेक्टर भी डेवलप होंगे। ठीक है, और ये अगर जल्दी डेवलप हो रहे हैं तो मैनर्स भी उसके अंदर कब आएंगे? अर्ली आएंगे। अर्ली मैनर्स डेवलप। ठीक है, हमेशा आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के ऊपर ही निर्भर करेगा मैनर्स। ठीक है, ये अगर पहले डेवलप हो रहे हैं तो मैनर्स भी पहले डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर बाद में डेवलप हो रहे हैं तो मैनर्स भी बाद में डेवलप हो जाएंगे, और अगर ये टाइम पर हो रहे हैं तो मैनर्स भी टाइम पर डेवलप हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? फैटी हैवी वेट में क्या हो रहा है? जो मोर अमाउंट हो रहा है किसका? टिश्यू मसल्स और फैट का। तो वो ये क्या करेंगे? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो जल्दी डेवलप कर देंगे। ठीक है, और वो अगर जल्दी डेवलप करेंगे तो ये क्या? अर्ली मैनर्स भी डेवलप कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा? मीजो। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया बॉडी बिल्ड। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं बीएमआई। लास्ट है अपने जनरल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, इसमें लास्ट अपना है बीएमआई। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अपन चलते हैं अब किसमें? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स को अपन करते हैं डिस्कस। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, जैसा कि अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है, ये क्या है? बेस्ट इंडिकेटर है। किसका बेस्ट इंडिकेटर है ये? टू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस आफ्टर 10 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 10 साल के बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने के लिए बच्चे का, एडोलसेंट का या इंडिविजुअल का, तो अपन बीएमआई चेक करेंगे उसका। ठीक है, और अगर 10 साल से पहले अगर अपन को बच्चे का, इन्फेंट का, टोडलर का या प्री स्कूल गोइंग एज बच्चे का अगर अपन को न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है तो अपन क्या किससे चेक करेंगे? MUAC। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया MUAC टेप, है ना, जिसको अपन साकी टेप भी बोलते हैं। साकी टेप का यूज टिल 10 ईयर। 10 साल तक अपन न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने के लिए साकी टेप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और 10 साल के बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने के लिए अपन बीएमआई इंडेक्स द्वारा न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे कि जो व्यक्ति हैं, बच्चा है, एडोलसेंट हैं, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है या नहीं है, कुपोषण है या नहीं है, ये अपन बीएमआई से चेक करेंगे। कब? 10 साल के बाद। और 10 साल से पहले किससे? साकी टेप से। और साकी टेप क्या होती है? कलर कोडिंग होती है, रेड, येलो, ग्रीन, है ना, उससे अपन पता करेंगे। अगर फिर अपन डिस्कस करते हैं बीएमआई। ठीक है, ये तो अभी बीएमआई का इंट्रोडक्शन हो गया अपना। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं बीएमआई। बीएमआई अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे
कैसे अपन चेक करते हैं, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वेट इन केजी, ठीक है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। साथियों ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए बीएमआई याद करने का, ठीक है। हाइट इन केजी और वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं नॉर्मल बीएमआई। जो नॉर्मल बीएमआई है वह कितना होता है, ठीक है। नॉर्मल बीएमआई होता है 18.5 से लगाकर 24.9। अगर किसी बच्चे का या अडोलसेंट का या किसी भी इंडिविजुअल का अपन बीएमआई चेक करते हैं, है ना, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर के फॉर्मूले से, और अगर उसका जो वैल्यू है वो अगर इसके बीच आ रही है तो वो कहलाएगा नॉर्मल बीएमआई। और नॉर्मल बीएमआई आ रहे हैं तो जो वो व्यक्ति हैं वो क्या है, वेल नरिश है ना, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो है ठीक है, वो कुपोषण का शिकार नहीं है, ठीक है। अब एक बार अपन कैलकुलेशन करते हैं, है ना, किस प्रकार अपन बीएमआई ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक जो व्यक्ति है, एक जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका जो वेट है वो है 60 kg और हाइट है यहाँ पे 170 सेंटीमीटर। अपन को ज्ञात करना है उसका बीएमआई, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो लगाइए फॉर्मूला, ठीक है। बीएमआई का क्या फॉर्मूला होता है, वेट इन केजी और हाइट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वेट तो केजी में दिया रखा है, ग्राम में होता तो अपन पहले उसको केजी में कन्वर्ट करते, ठीक है। अपन यहाँ पे ऑलरेडी केजी में दे रखा है तो यह कर दिया अपन ने 60। अब इसको अपन को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, ठीक है। तो इसको अपन अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। 100 का भाग देने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.7, ठीक है। तो यहाँ अपन डाल देंगे 1.7 और मीटर का क्या करना अपन को, स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। यह करने के बाद अपन को ये वैल्यू आगे सॉल्व करनी है 60, ठीक है। 1.7 इसका जो मीटर स्क्वायर होता है वो होता है 2.89, है ना। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.89, ठीक है। अब 2.89 को अपन को डिवाइड करना है किसमें, 60 में, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 20.1, ठीक है। और अगर इसका अपन मात्रा लिखने का अगर प्रयास करें तो अपन लिख सकते हैं केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार अपन बीएमआई चेक करते हैं, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं जो नॉर्मल बीएमआई होता है वो तो कितना होता है 18.5 से लगा के 24.9, ठीक है। अब इससे कम होगा तो भी क्या होगा, अब नॉर्मल, और इससे ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा, अब नॉर्मल। अब अपन इन दोनों की नॉर्मल और अब नॉर्मल वाली कंडीशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नॉर्मल तो अपन ने डिस्कस कर ली है, अब अपन डिस्कस करते हैं अब नॉर्मल वाली, ठीक है। अब नॉर्मल वाले, अब नॉर्मल बीएमआई, ठीक है। पहला अंडर न्यूट्रिशनल, इसको अपन ने अंडर न्यूट्रिशनल बीएमआई, ठीक है। अगर बीएमआई का जो लेवल है वो 18.5 से लगाकर 17.5 होगा तो वो जो बच्चा जो अडल्ट है वो क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशनल, वो कुपोषण के अंदर है, ठीक है। और एक होता है माल न्यूट्रिशन, अति कुपोषित, एक होता है अति कुपोषित, बिलो 17.5। अगर किसी अडोलसेंट या बच्चे का बीएमआई अगर किससे 17.5 से अगर कम आता है तो वो है अति कुपोषित, ठीक है।
और जो अंडर न्यूट्रिशन है वो कुपोषित है, वो कुपोषण के नीचे है, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है वो। और जो माल न्यूट्रिशन है वो बिलो 17.5, ठीक है। इसको अपन ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। किसको? माल न्यूट्रिशन को, ठीक है। एग्जाम में इन भागों को लेकर काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो अपन ने इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, है ना, माइल्ड माल न्यूट्रिशन, ठीक है, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन और सीवियर माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर बीएमआई की वैल्यू 16.5 से 17.5 आ रही है तो वो क्या है? माइल्ड माल न्यूट्रिशन, ओके। फिर अगर किसी बीएमआई की जो वैल्यू आ रही है 15.5 से लगाकर 16.5 तो वो क्या है? मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी गणित है, ठीक है। और सीवियर माल न्यूट्रिशन लेस देन या बिलो 15.4, क्योंकि 15.5 तो क्या हो जाएगा? मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कब? ये अब नॉर्मलिटी कब होगी? जब 18.5 से कम हो। फिर अपन चलते हैं 24.9 से ज्यादा हो, है ना। 24.9 से ज्यादा हो तो क्या अबनॉर्मलिटी होगी? तो पहली अबनॉर्मलिटी होगी ओबेस, ठीक है। बिटवीन 25 से लगाकर 27 अगर ये वैल्यू बीएमआई की आ रही है तो वो है ओबेस। 25 से क्यों गिना? क्योंकि 24.9 तक तो क्या है? नॉर्मल बीएमआई। जैसे ही वो 25 टच करेगा तो वो हो जाएगा अबनॉर्मलिटी में, और अबनॉर्मलिटी होगी ओबेस, ठीक है। फिर अपन चलते हैं ओबेसिटी में। ओबेस कितना था? 25 से 27, है ना। जिसका बीएमआई 25 से 27 आ रहा है वो हो गया ओबे। और ओबेसिटी ग्रेटर देन 28, मोर देन 28, अगर किसी का बीएमआई 28 से ज्यादा आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ओबेसिटी, ठीक है। अगेन अपन ने जो ओबेसिटी को है अपन ने डिवाइड किया है कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में अपन ने डिवाइड कर लिया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड ओबेसिटी, ठीक है। माइल्ड 28 से 30, ठीक है। अगर किसी का बीएमआई 28 से 30 आ रहे हैं तो वो क्या है? माइल्ड ओबेसिटी, ओके। अगर किसी का बीएमआई 31 से 33 आ रहे हैं तो वो क्या है? मॉडरेट ओबेसिटी, ठीक है। अगर किसी का बीएमआई 34 से लगाकर 36 आ रहा है वो क्या कहलाएगा? सीवियर ओबेसिटी, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 36, अगर किसी का बीएमआई 36 से ज्यादा आ रहा है, किसी व्यक्ति का, बच्चे का 10 साल के बाद अगर बीएमआई चेक करते हैं और 36 से ज्यादा आ रहे हैं वो कहलाएगा प्रोफाउंड ओबेसिटी, है ना। और प्रोफाउंड ओबेसिटी ग्रेटर देन 36, ठीक है। और अगर प्रोफाउंड ओबेसिटी होगी तो वो कौन सी कंडीशन होगी? बिल्ड में अपने डिस्कस किए हैं कि वो कौन सी कंडीशन हो सकती है। ये वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ज्यादा ओबेसिटी होगी तो क्या होगा? बॉडी में टिश्यू, मसल्स और फैट ज्यादा होगा, ठीक है। और जिससे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो डेवलप है वो जल्दी होंगे, और वो जल्दी होंगे तो मैनर्स भी जल्दी डेवलप होंगे, ठीक है। उसके बाद अपन ने डिस्कस कर लिया है अबनॉर्मलिटी किसकी? बीएमआई की, ठीक है, अलग अलग वैल्यू को लेके। उसके बाद अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है। अपन ने शुरुआत की असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। सबसे पहले अपने शुरुआती जो 1-2 पार्ट है वहां पर अपन ने डिस्कस किया था फिजिकल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर अपन ने पिछले 2 क्लासों में पढ़ रहे थे अपन जनरल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने ये असेसमेंट की जो मेजरमेंट है अपन ने ये 6 पूरे कर लिए थे, और आज की क्लास में अपन ने ये 2 बॉडी बिल्ड्स और बीएमआई डिस्कस किए, ठीक है। अब अपन इन 2 को पूरा करने के बाद अपन डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि अपने असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लास्ट भाग है, ठीक है। सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। सिस्टमेटिक
जैसा कि नाम में है, अपन अपन अब प्रत्येक सिस्टम के द्वारा अपन असेस करेंगे जो इंडिविजुअल, जो चाइल्ड है, इन्फेंट है, ठीक है, उसका जो सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रेनल सिस्टम और इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, अपन इनको करेंगे क्या, असेसमेंट करेंगे इनका, ठीक है, जन्म से लगाकर जब तक अडल्ट एज पर क्या क्या उनकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट एक सिस्टम में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, कार्डियो मीन्स हार्ट और वास्कुलर मीन्स ब्लड। इस सिस्टम में अपन हार्ट और ब्लड के संबंधित वैल्यू को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अपन शुरू करते हैं हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट है ना, धड़कन, बच्चे की धड़कन एट द बर्थ, जन्म पर बच्चे की धड़कन कितनी होती है, वो होती है कितनी, 120 से लगाकर 160 बीट पर मिनट, ठीक है। अब दो कंडीशन हो गई, ट्रेडिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, इसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर जन्म पर एट द बर्थ अगर बच्चे की जो हार्ट रेट है वो कितनी आ रही है, ग्रेटर देन या मोर देन 160 बीट पर मिनट, तो यह कंडीशन कहलाएगी कौन सी, ट्रेडिकार्डिया, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जबकि ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, लेस देन 120 बीट पर मिनट, तो यह कहलाएगा कौन सा, ब्रेडिकार्डिया। ये तो नॉर्मल वैल्यू होगी, अब इससे ज़्यादा होगा तो भी अब नॉर्मलिटी होगी, इससे कम होगा तो भी अब नॉर्मलिटी होगी। तो ये कम और ज़्यादा है तो ये क्या होगी, एक प्रकार से अब नॉर्मलिटी। ये भाई नॉर्मलिटी में काउंट होंगे नहीं, है ना, अब नॉर्मलिटी है, क्योंकि नॉर्मलिटी अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि नॉर्मलिटी जो रेंज है वो कितनी होती है, 120 से 160। अगर 160 से ज़्यादा है तो वो कहलाएगा ट्रेडिकार्डिया, ओके, और 120 अगर कम है तो ये कहलाएगा ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया है हार्ट रेट एट द बर्थ। उसके बाद अपन चलते हैं अलग अलग एज ग्रुपों में, अपन चलेंगे इन्फेंट में, टोडलर में, ठीक है, प्री स्कूल, ठीक है, स्कूल और अडल्ट। ये होती है रेंज किसकी, हार्ट रेट की, बीट पर मिनट, ठीक है। तो एक बच्चा है, इन्फेंट है, ठीक है, और इन्फेंट की एज क्या होती है, वापस रिवाइंड के लिए 28 दिन से लगाकर 1 साल तक, ठीक है। 28 दिन से लगाकर 1 साल के बच्चे की जो धड़कन है वो कितनी होगी, 110 से लगाकर 130 बीट पर मिनट, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो कंडीशन कौन सी होगी, ट्रेडिकार्डिया। इससे अगर कम है तो वो होगी ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि एक बच्चा इन्फेंट है और उसकी जो हार्ट बीट है वो आ रही है 150। अब आपने जल्दबाजी में एट द बर्थ दिमाग में रह गया, आपने 120 से लगा 160 नॉर्मल होती है और आपने इसको नॉर्मल क्लिक कर दिया, जबकि उसने कंडीशन दे दी इन्फेंट है बच्चा, और इन्फेंट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है हार्ट बीट की 110 से लगाकर 130। तो आपको क्लिक करना चाहिए था कौन सा, 150 आ रही है तो आपको क्लिक करना एग्जाम में ट्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन है, अगर बच्चा इन्फेंट है और उसकी धड़कन 150 है। इसी तरह अपन चलते हैं टोडलर एज, है ना, 1 to 3 ईयर, 1 से लगा के 3 साल के जो बच्चा होता है उनकी जो हार्ट बीट होती है वो होती है कितनी, 90 से लगा के 110 बीट पर मिनट, ठीक है। सेम इसमें ही 110 से अगर ज़्यादा है तो ट्रेडिकार्डिया, और 90 से अगर कम है, 1 से 3 साल तक के बच्चे की जो हार्ट बीट है 90 से कम है,
तो वो होगा ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन दोस्तों आपको नहीं होना चाहिए, आराम से ध्यान से समझिए। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं प्री स्कूल गोइंग एज। ठीक है, और प्री स्कूल गोइंग एज कितना होता है? 3 to 6 ईयर। और 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? 80 से लगा के 90 बीट पर मिनट। इससे ज़्यादा है तो टेडिकार्डिया है, इससे कम है तो ब्रेडिकार्डिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अपन चलते हैं स्कूल एज में। स्कूल एज 6 to 12 ईयर। ठीक है, और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 70 से 80 बीट पर मिनट। इससे ज़्यादा है तो टेडिकार्डिया, इससे कम है तो ब्रेडिकार्डिया। अपन चलते हैं अडल्ट। अडल्ट वयस्क है ना, अपन की जो एज होती है साथियों उसके अपन बात कर रहे हैं। और अपन में जो हार्ट बीट वो होती है नॉर्मल रेंज क्या होती है? 60 से लगाकर 100 बीट पर मिनट। ठीक है, और अपन एवरेज अगर माने तो 72 बीट पर मिनट। एक अडल्ट जो इंडिविजुअल है, एक पर्सनैलिटी है, जो अडल्ट एक एज है, उनमें जो हार्ट बीट होती है वो होती है 72 बीट पर मिनट। एक एवरेज है। ठीक है, प्रत्येक की 72 नहीं आएगी। ठीक है, उसमें रेंज होगा 60 से लगा के 100 के बीच। ठीक है, अगर अडल्ट की अगर 100 से ज़्यादा आ रही हैं तो वो क्या है? टेडिकार्डिया। और 100 से कम आ रही है तो वो क्या है? ब्रेडिकार्डिया, है ना। 100 से अगर ज़्यादा आ रही हैं, ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट। ठीक है, ये अडल्ट के लिए अपन डिस्कस करना है। ठीक है, अडल्ट। और 60 से अगर कम आ रही हैं तो लेस देन 60 बीट पर मिनट, तो ये क्या कहलाएगी? ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, कई बार एडल्ट में पेन वाली कंडीशन में, ब्लीडिंग वाली कंडीशन में हार्ट बीट वो जो है बढ़ जाती है, जो कि वो क्या है? अबनॉर्मलिटी है, वो जो ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया है हार्ट बीट को लेके। ठीक है, अब हार्ट बीट को लेके अपन डिस्कस कर लिए हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। एक ड्रग है डायग्नोसिंग। ठीक है, टेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया में ये इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेनली जो इसका यूज़ है वो हार्ट बीट को कम करने के लिए। ठीक है, हार्ट फेलियर और वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? डायग्नोसिन। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट को क्या कराएगी? ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। ठीक है, हार्ट को अगर ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन कराएगी तो ये मतलब ये हार्ट बीट को डाउन करेगी। ठीक है, अगर ज़्यादा वाली कंडीशन में है तो। ठीक है, एडवाइज इसको कब देनी है, किसके साथ देनी है? गिव पोटेशियम सप्लीमेंट विथ डायग्नोसिन। डायग्नोसिन को हमेशा पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ देना चाहिए। ठीक है, अब क्यों देना चाहिए? बिकॉज डायग्नोसिन कैन कॉज हाइपोकेलेमिया, है ना। डायग्नोसिन कौन सी कंडीशन क्रिएट करेगा? ये हाइपोकेलेमिया। और अपन को हाइपोकेलेमिया वाली कंडीशन से क्या करना है? बचाना है। तो अपन को डायग्नोसिन के साथ क्या देना है? पोटेशियम सप्लीमेंट देना है। ठीक है, और अगर पोटेशियम सप्लीमेंट आप नहीं दोगे और डायग्नोसिन दे रहे हो तो वो जो व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी हो जाएगा, डायग्नोसिन का टॉक्सिसिटी हो जाएगा। ठीक है, वो जैसे उसको दिक्कत होगी तो वो ये ड्रग खा लेगा विदाउट पोटेशियम सप्लीमेंट ही। तो क्या कोच करेगा? ये फर्स्ट साइन क्या है इसका डायग्नोसिंग टॉक्सिसिटी का? एनोरेक्सिया। उसको भूख नहीं लगेगी, है ना। तो अपन को ये ध्यान रखना है, डायग्नोसिन के साथ किसको देना है? अपन को साथ में पोटेशियम सप्लीमेंट देना, ताकि उसको ये वाली कंडीशन एनोरेक्सिया वाली नहीं हो। ठीक है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है एडिशनल। उसके बाद में एंटीडोट पढ़ते हैं अपन, एंटीडोट ऑफ डायग्नोसिन असेसमेंट। ठीक है, डायग्नोसिन का क्या एंटीडोट होना चाहिए? डिजिबाइंड या डिजिफेब, ये है इसका एंटीडोट। नोट कर लीजिए, डायग्नोसिन का जो एंटीडोट है वो है डिजिबाइंड और डिजिफेब। ठीक है, फिर अपन डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर
एक जो बच्चा जन्म से लगाकर अडल्ट तक उसका ब्लड प्रेशर क्या क्या होता है वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। एट द बर्थ, जन्म पर जो उसके जो ब्लड प्रेशर की जो रेट होगी वो क्या होगी, 60 से लगा के 80 अपॉन 40 से 60, ये तो होगी इसकी नॉर्मल रेंज। अगर आपको रेंज में पूछ ले, ठीक है। अगर सिंगल वैल्यू अगर आपको ऑप्शन में दी रखी है तो आपको क्लिक करना है क्या, 60/40 mm ऑफ Hg, ये तो होगी आपके एट द बर्थ एवरेज, ठीक है। एवरेज पूछ ले तो आपको ये वैल्यू क्लिक करनी है, अगर रेंज में पूछ ले तो आपको ये वैल्यू क्लिक करनी है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं इन्फेंट में। इन्फेंट में कितने होने चाहिए ब्लड प्रेशर, 70/50, ठीक है। टोडलर में कितनी होनी चाहिए, 80/60, ठीक है। और प्री स्कूल में कितने होने चाहिए, 90/65, और स्कूल एज में कितने होने चाहिए, 100/70, और अडल्ट में कितने होने चाहिए, 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये तो होगी नॉर्मल वैल्यू किसकी, ब्लड प्रेशर की, कब से, 8 बर्थ से लगाकर अडल्ट तक, जन्म से लगाकर अडल्ट तक की एज की ये ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू है। अब अगर इन एजों में, इन सभी पीरियडों में इनकी ब्लड प्रेशर वैल्यू के अनुसार अगर ब्लड प्रेशर नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा, तो वो क्या कहलाएगी, अब नॉर्मलिटी, ठीक है। ये अपन डिस्कस करेंगे अपने अब नॉर्मलिटी वाले पार्ट में। धन्यवाद। अगले क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रीनल सिस्टम और इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम। धन्यवाद दोस्तों।